हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस लेक्चर में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। यस, ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिनके बारे में हमें अभी स्टडी करना है। ठीक है, यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इस यूनिट को पूरी तरह से समझने के लिए, प्रॉपरली इस यूनिट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपने इससे पहले जो यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन, उसको अच्छे से समझा हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉज ऑफ मोशन से एक स्टेप और आगे होंगी। ठीक है, तो ये मानकर चल रहा हूँ मैं कि आपने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से स्टडी किया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो सबसे पहले इसके अंदर जो टर्म गिवन है विच इज़ वर्क, तो पहले आइए इसी को समझते हैं कि वर्क क्या है। देखिए, वर्क जो है वो बड़ी ही कॉमन टर्म है और डेली लाइफ में हम सब यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क क्या होता है, ठीक है, तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट की, ठीक है, आपने किसी बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट की, लेट मी एक एग्जांपल यहाँ पर शो करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। ये फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कोई भी रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो आपने क्या किया, इस ब्लॉक पर फोर्स एग्जर्ट की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेट आपने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट की F। ओके, अब हुआ क्या कि जो आपने फोर्स एग्जर्ट की थी, आपकी फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर, आपकी फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है ये डिस्प्लेस हुआ और ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। लेट ये हम शो करते हैं, ये ब्लॉक यहाँ पर आया, यहाँ आ गया है। ठीक है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ S। ये ब्लॉक के लिए इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को आप फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, S। ठीक, तो फिज़िक्स ये कहती है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, ठीक है, तो उस केस में वर्क को वो लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो वर्क को डिफ़ाइन किया जाता है यहाँ पर, वर्क इक्वल्स टू फोर्स जो आपने एग्जर्ट की है, आपको उसकी डॉट प्रोडक्ट करनी होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताऊँ, क्लियर करूँ पहले से, कि वर्क को समझने के लिए वेक्टर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, F डॉट S। क्लियर। अब इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर यानी फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड होगा, सेकंड वेक्टर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसके बाद से यहाँ पर आएगा कोस ऑफ थीटा। जिन बच्चों ने डॉट प्रोडक्ट स्टडी किया है उनको पता है ये। जब थीटा जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में बना हुआ एंगल होता है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन F एंड S, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल थीटा होता है। तो फोर्स आपने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाई, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो ये जो एंगल बना हुआ है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बना हुआ एंगल। ठीक है बच्चों, अब काफ़ी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने वर्क को ऐसे क्यों डिफ़ाइन किया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, या F डॉट S क्यों डिफ़ाइन किया इस तरह से। तो उनको समझाने के लिए देखिए मैं एक यहाँ पर सिंपल सी एडजस्टमेंट करता हूँ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, F S कोस थीटा को हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, F कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई S। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई S, बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों, इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट आप नोटिस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो आप देख रहे हैं,
तो उसके लिए क्या कंप्लीट फोर्स F ही रिस्पॉन्सिबल थी? अगर ध्यान से देखा जाए तो आंसर होगा हमारा नो। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये कंप्लीट फोर्स F रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैसे? देखिए, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि अलोंग फ्लोर के पैरेलल हुआ, तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, अब बच्चों अगर हम इस फोर्स को टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें, मैं पहले आपको बताकर चल रहा हूँ, वेक्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो ये एंगल थीटा बना हुआ है यहाँ पर, अगर इस फोर्स को हम टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें तो बच्चों इधर जो कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एफ कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आया यहाँ पर, दिस इज़ एफ साइन थीटा। अब ये यहाँ से बच्चों क्लियर है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट में पूरी तरह से फोर्स F इफेक्टिव नहीं है, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, इस डिस्प्लेसमेंट में किसने रोल प्ले किया, तो हम कहेंगे F कोस थीटा ने रोल प्ले किया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आया है F कोस थीटा इंटू एस, और उसको इस तरह से शो किया गया F डॉट एस। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वर्क के इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर समझते हैं हम फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्क। तो फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्क। तो वर्क के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है जो मुझे लगता है सबसे पहले आपको बताना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है बच्चों कि जो S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट S, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। ठीक है, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, S इज़ द डिस्प्लेसमेंट displacement of point of application of force, point of application of force, यानी कि जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई की है ये S उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट बनता है यानी कि ये जो एक हमने पॉइंट मेंशन किया, ये कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, जब भी मेरी फर्स्ट क्लास होती है, वर्क में डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ, तो मुझे 90% केसेस से ज़्यादा केसेस में एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मिलता है, गलत आंसर मिलता है मुझे। मैं आपको बताता हूँ वो है क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, है क्या कि ये एक वेल है, कोई कुआं बनाया गया है। ठीक है, ये कोई कुआं है और यहाँ पर एक पुली सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, आपने देखा होगा इस तरह से, और इस पुली सिस्टम से ये रोप जो है वो ऐसे कुएं के अंदर जाती है। यहाँ पर एक बकेट है, बाल्टी है। ठीक है, ये बकेट है, बकेट के अंदर वाटर। ठीक है, और ये जो बकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये रोप यहाँ से पुली से होती हुई यहाँ आती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि आप इसको पुल करते हैं, आप इसको यहाँ से रोप को पुल करते हैं। ठीक है जी,
आपने क्या किया, आपने इस रोप को पुल किया, खींचा अपनी तरफ, और आपने इस पर फोर्स एग्जर्ट की F। आपने इस पर फोर्स एग्जर्ट की F, आपने इसको अपनी तरफ खींचा ऐसे, और आपने इस पर फोर्स एग्जर्ट की F। ठीक है, आपने फोर्स एग्जर्ट की, और ये जो बकेट है ये ऊपर की डायरेक्शन में से मूव कर रही है। तो आई होप आप सिचुएशन तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बकेट यहाँ से मूव करके, लेट आपने फोर्स एग्जर्ट की और ये बकेट यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई। ठीक, ये बकेट यहाँ से मूव करके और यहाँ आ गई है। क्लियर? और इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं S से। S इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में मैं क्वेश्चन करता हूँ बच्चे से कि व्हाट इज़ दी वर्क डन, व्हाट इज़ दी वर्क डन बाई, व्हाट इज़ दी वर्क डन बाई मैन, वर्क इज़ दी वर्क डन बाई मैन ऑन बकेट। मैन ने बकेट पर कितना वर्क किया है? तो वर्क डन बाई मैन ऑन बकेट। ठीक है, तो मुझे जो आंसर मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो बच्चे आंसर देते हैं कि सर वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू, फिर वो बोलते हैं कि सर फोर्स एग्जर्ट की है F। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर S, और उसके बाद थीटा। थीटा एंगल बताया था अपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो सर देखिए फोर्स लग रही है लेफ़्ट में, इधर फोर्स एग्जर्ट की इधर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट S अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एंगल हुआ यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू वो मुझे बताते हैं 0। ठीक है, ये ऐसा उनका मानना होता है। ठीक है, वो इस सिचुएशन को ऐसे समझते हैं। बट बच्चों ये जो है वो मैं कहूँगा एक रॉन्ग अप्रोच है इस प्रॉब्लम के लिए। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये एक रॉन्ग अप्रोच है। और रॉन्ग अप्रोच क्यों है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि वर्क डन एफ एस कोस थीटा एस डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट वो किसका है? डिस्प्लेसमेंट इज़ दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है जिस पॉइंट पर फोर्स एग्जर्ट हुई है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स एग्जर्ट हुई है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम करेक्ट अप्रोच की बात करें, करेक्ट अप्रोच की बात करें तो करेक्ट अप्रोच इस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगी? तो करेक्ट अप्रोच क्या है बच्चों? करेक्ट अप्रोच के लिए वर्क डन अगर आप फाइंड करेंगे तो वर्क डन, देखिए अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने फोर्स एग्जर्ट की। ठीक है, कितनी फोर्स एग्जर्ट की? F। ओके, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उसी पर्टिकुलर पॉइंट का जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने फोर्स एग्जर्ट की है। तो क्योंकि यहाँ पर बकेट कितना डिस्प्लेस हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में, बकेट डिस्प्लेस हुई है S। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? S डिस्प्लेस हुआ होगा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये तो आप समझ पा रहे होंगे आई होप। इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो S रहा होगा ना, ये जब S डिस्प्लेसमेंट ऊपर गई तो ये S डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ होगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है? इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट थोड़े ना लेना है हमें। हमने किस पॉइंट पर फोर्स एग्जर्ट की? इस पॉइंट पर फोर्स एग्जर्ट की, तो उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट S होगा। एंड कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 होगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी F S कोस 0 + 1 होगा। तो ये एक करेक्ट अप्रोच है। तो यहाँ पर वर्क डन बनने पाएगा F × S। तो ध्यान रखिए S इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो चुका है आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है बच्चों? देखो, एक तो पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए आपको कि जो वर्क है वो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है।
दो वेक्टर कौन कौन, एफ और एस, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है वर्क। ठीक है, तो दो वेक्टर की जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आती है, जो क्वांटिटी बनती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है हमेशा। सो वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन थीटा, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है थीटा पर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट है, लेस देन 90 है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो कोस थीटा नेगेटिव होगा, तो वर्क नेगेटिव आएगा। थीटा अगर 90 डिग्री है तो उस केस में वर्क की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए, वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों तरह का हो सकता है। और इसके लिए क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं आपको इसके लिए वर्क पॉजिटिव नेगेटिव 0 के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब इस पेज पर हम वर्क के कुछ एग्जाम्पल्स पॉजिटिव नेगेटिव 0 के केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉजिटिव वर्क का केस। ठीक है, पॉजिटिव वर्क। बच्चों सिचुएशन ये है कि देखिए, आई होप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप सबको पता है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के टॉप से, यानी यहाँ से क्या हुआ, आपने किसी बाल को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आपने किसी बाल को ड्रॉप कर दिया, बाल को ड्रॉप किया। ओके, बाल यहाँ से मूव करके लेट यहाँ आई, यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया और यहाँ से मूव करके बाल यहाँ आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ से मूव करके बाल यहाँ आ गई। अच्छा, बाल का मास है m, बाल का मास कितना है m। अगर बाल का मास m है, अब मेरी बात को सुनना थोड़ा ध्यान से। देखो, वर्क के बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्या, हमेशा आपको जब भी आपसे वर्क की बात की जाए तो इन बातों का ध्यान रखना है। वर्क इज डन बाई, वर्क इज डन बाई ओन। क्या मतलब हुआ इसका, समझना ध्यान से। देखो कि वर्क इज डन बाई, तो वर्क किसने किया, तो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, बताया जाएगा या तो फोर्स, कि भाई किस फोर्स ने वर्क किया है, और ओन किस पर वर्क किया है, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्ट। जब भी आपसे वर्क को लेकर क्वेश्चन हो तो आपको हमेशा दो चीज़ें देखनी है, कि वो वर्क किस फोर्स ने किया है, वर्क इज़ डन बाई किस फोर्स ने वो वर्क किया है, किस फोर्स का वर्क पूछा गया है, और किस ऑब्जेक्ट पर वर्क वो पूछा गया है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हम बात करें, इस पर्टिकुलर केस में आपसे ये कहा गया कि वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन बाल। हो गया क्लियर, वर्क इज डन, वर्क डन बाई ग्रेविटी, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आप कह सकते हैं, ऑन बाल। तो किसने वर्क किया है, ग्रेविटी ने। किस पर वर्क किया है, बाल पर। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी एक्ट करेगी, mg। भाई कितनी एक्ट करेगी, mg के इक्वल होगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। बाल की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियल पोजीशन को आप फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने ज्वाइन कर दिया इनिशियल को फाइनल से, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट।
ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई इधर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो वर्क डन इस पर्टिकुलर केस में बच्चों कितना होगा, तो फोर्स एफ एस कोस थीटा, फॉर्मूला तो ये था, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स कितनी है इस केस में, तो फोर्स की वैल्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है s, ठीक है, एंड कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई mg मल्टीप्लाइड बाई s एंड कोस 0 +1 होता है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि जो ग्रेविटी ने बाल पर वर्क किया है वो कैसा वर्क किया है, वो पॉजिटिव वर्क है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस विच इज सेकंड, नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क को समझते हैं। अब नेगेटिव वर्क के लिए सिचुएशन मैंने ये ली, मान लीजिए आप कि अर्थ के सरफेस से यानी यहाँ से बाल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, बाल का मास है m और आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और मूव करती हुई ये बाल लेट यहाँ आ गई है, यहाँ आ गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इनिशियल पोजीशन है बाल की, ये फाइनल लेट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बाल का अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करेंगे, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट s। अच्छा, अर्थ ने कितनी फोर्स अप्लाई की है, अर्थ ने फोर्स एग्जर्ट की है बाल पर कितनी, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क इस पर्टिकुलर केस में बच्चों कितना हुआ, वर्क इक्वल्स टू फोर्स कितनी mg, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s, ठीक है। उसके बाद में कोस थीटा, तो इस पर्टिकुलर केस में थीटा की वैल्यू, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वर्टिकली, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यू कैन सी इट हियर, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। एंड कोस 180 कितना होगा बच्चों -1, तो वर्क डन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में mg इंटू s और कोस 180 -1, तो इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क हमारे पास निकल कर आया दिस इज़ नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, थर्ड केस जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें बच्चों वर्क 0 भी पॉसिबल है। तो 0 वर्क के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, 0 वर्क। तो वर्क 0 भी हो सकता है, कैसे, जैसे सिचुएशन ये है, अगर आप कोई स्टोन को या बाल भी कंसिडर कर सकते हैं, स्टोन को थ्रेड से बांधते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, बाल को एक हॉरिजेंटल सर्किल में मूव कराते हैं ऐसे, ठीक है, हॉरिजेंटल सर्किल में ऐसे आपने इसको मूव कराया, ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोन, ये तो सेंटर हो गया इस सर्किल का, ये थ्रेड है, तो थ्रेड जो था या रोप जो थी वो इस स्टोन पर कौन सी फोर्स एग्जर्ट करेगी, टेंशन, ठीक है, टेंशन की फोर्स लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए आप, लेट जब ये बाल रोटेट कर रही है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ये बाल मूव करते हुए यहाँ पर आ गई है, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, या दूसरी लोकेशन में भी कहीं पर देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये बाल, ठीक है, टेंशन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इधर, ये थ्रेड है ना, तो टेंशन किधर एक्ट करेगी, वो सेंटर की तरफ ऐसे, ये टेंशन, ठीक है, और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब थोड़े से टाइम के अंदर ये बाल मूव करके यहाँ से यहाँ आ गई है, ठीक। तो इस बाल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बाल का डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज़ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को आप लोग ds से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल है काफ़ी, तो ds से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ds, ठीक है। तो फोर्स ये रही, ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो ये एंगल हुआ अपने पास में 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आपने रखी यहाँ पर 90 डिग्री। तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ds से शो किया था हमने, ठीक है, और कोस थीटा, ठीक है। स्मॉल पार्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए वर्क फाइंड कर रहे हैं, तो वर्क इक्वल्स टू
फोर्स कितनी है T यानी टेंशन, डिस्प्लेसमेंट ds, थीटा की वैल्यू यहाँ पर बनती है 90 डिग्री एंड कोस 90 कितना होता है बच्चों, कोस 90 ज़ीरो होगा, सो TDS इंटू ज़ीरो। तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क की वैल्यू ज़ीरो बन पाती है, ठीक है। थीटा 90 डिग्री होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन, नेक्स्ट तब वर्क ज़ीरो आएगा। अच्छा, ज़ीरो वर्क के लिए आप सोचिए, मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज़ अ वॉल, ठीक है बच्चों। अब इस वॉल पर आपने क्या किया, इस वॉल पर आपने यहाँ खड़े होकर और फोर्स अप्लाई की, ये देखिए, इस वॉल पर आप फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इधर, ठीक है, ये फोर्स आपने एग्जर्ट की। बट ये जो वॉल है वो तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, दिस इज़ वॉल, तो वॉल तो रेस्ट में रहेगी, तो वॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, ज़ीरो। तो इस केस में वर्क कितना होगा, फोर्स आपने F अप्लाई की है, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, थीटा चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो वर्क की वैल्यू कितनी रहेगी, ज़ीरो। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव एंड वर्क कैन बी ज़ीरो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए और इसके बाद से मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हम और अब डिस्कस कर रहे हैं वर्क से रिलेटेड ही फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट समझिए, यहाँ फोर्थ पॉइंट ये है कि जो वर्क होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क इज़ अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी जो वर्क है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट फ्रेम्स में वर्क कैन बी डिफरेंट, अलग अलग फ्रेम्स में वर्क जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, देखिए। लेट सपोज करिए आप कि ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है m, ओके, ब्लॉक का मास है m, ठीक है। सो ब्लॉक का मास है m, वेट करिए एक मिनट जी, देखिए एक्चुअल में इंक नहीं थी उस पेन में, तो ये ब्लॉक का मास जो है वो है m, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये कहूँ कि ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है a एक्सेलरेशन से, लेट इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर तो यहाँ पर प्रेजेंट है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट है एक ऑब्जर्वर है वो, ठीक है, ये यहाँ लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट है। लेट मी कॉल दिस ऑब्जर्वर एज फर्स्ट ऑब्जर्वर, ठीक है। और सेकंड जो ऑब्जर्वर है, सेकंड ऑब्जर्वर, तो सेकंड ऑब्जर्वर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज़ सेकंड ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पर प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक है, ये सेकंड ऑब्जर्वर है। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल ही सोल्व कर रहे हैं हम, लेकिन मैं उस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको समझाना ही चाहता हूँ कि वर्क फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। सोचिए, अगर मैं आपको ये कहूँ वर्क डन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, आप एक न्यूमेरिकल भी समझ जाएंगे इसकी हेल्प से। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक in t second from both frame, from both the frames, both the frames। अब मैंने जैसे आपको कहा कि इसको समझने के लिए हमें किसकी नॉलेज चाहिएगी, लॉज ऑफ मोशन की नॉलेज चाहिएगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इस ब्लॉक की। तो अर्थ ने इस पर कितनी फोर्स अप्लाई की है, mg फोर्स अप्लाई की है अर्थ ने, दिस इज mg।
सेकंड कौन सी फोर्स लग रही है, इसका कॉन्टैक्ट हुआ है किसके साथ में, इसका कॉन्टैक्ट हुआ फ्लोर के साथ, तो फ्लोर इस पर कौन सी फोर्स एग्जर्ट करेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर। अब एक बात समझिए, हम सबसे पहले बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जर्वर। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वर्क फाइंड करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जर्वर, तो सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग पहले वर्क फाइंड करते हैं। तो पहले तो आपको नॉर्मल रिएक्शन ही फाइंड करनी पड़ेगी कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी है। अब बेटा सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पूरी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। तो अब सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग देखिए ब्लॉक जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स से ज़्यादा है। तो पहले तो एफ नेट निकालते हैं हम। तो एफ नेट कितना होगा, ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, तो एफ नेट इस पर लिखा जाना चाहिए एन माइनस एम जी। अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स माइनस डाउनवर्ड, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स ज़्यादा है। अच्छा, नेट फोर्स जो है वो होती है, हमें पता है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, न्यूटन की सेकेंड लॉ, एन माइनस एम जी, ठीक है। अब बच्चों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई एम जी प्लस एम ए। काफ़ी बच्चों को ध्यान भी होगा, ये हमने डिस्कस किया था वहाँ पर, तो एम जी इधर आ गया, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन सेकंड के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, टी सेकंड में ये ब्लॉक कितना ऊपर जा चुका होगा एज सीन बाई सेकंड ऑब्जर्वर। तो टी सेकंड में कितना ऊपर जा चुका होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं रेस्ट से स्टार्ट हुई लिफ्ट, ऐसा कंसिडर करिए। 0t प्लस हाफ एक्सेलरेशन a है t स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर। तो फर्स्ट ऑब्जर्वर सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वर्क कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया। तो सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, सॉरी ब्लॉक है ये, ब्लॉक का मास m। नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स भी अपर डायरेक्शन में लग रही है और लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जर्वर जो वर्क आएगा बच्चों वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। एन और एस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 होगा, कोस 0 की वैल्यू आएगी +1। तो नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड कर ली विच इज़ एम जी प्लस एम ए। तो m इंटू जी प्लस ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s एंड कोस 0 की वैल्यू +1। तो ये वर्क डन आ गया है सेकंड ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जर्वर। फर्स्ट ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कितना वर्क होगा, तो फर्स्ट ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग फोर्स लग रही है n। फर्स्ट ऑब्जर्वर इसमें प्रेजेंट है, लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑब्जर्वर खुद लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, फोर्स n लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। बट एक बार सोचिए आप, फर्स्ट ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए तो ये किस में है, रेस्ट में है। क्लियर है ये पॉइंट। तो वर्क अगर आप फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट, दिस विल बी फोर्स एक्ट कर रही है n, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, थीटा चाहे कुछ भी हो। फिर अभी मैंने पीछे एक केस भी आपको बताया था, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वर तो इसको रेस्ट में देखेगा, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो फर्स्ट के लिए वर्क डन की वैल्यू आएगी 0। आप देख सकते हैं लिफ्ट के फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिफ्ट के फ्रेम के व्यू अगर लिया जाए, लिफ्ट के अकॉर्ड, लिफ्ट में जो पर्सन है इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट वर्क 0 है, लेकिन वहीं ग्राउंड से देखा जाए तो वर्क 0 नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं वर्क जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। और रही बात, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ, वर्क की यूनिट की अगर हम बात करें तो वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा है। तो फोर्स के लिए यूनिट यूज़ करेंगे हम न्यूटन, ओके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे मीटर, और वर्क की एसआई यूनिट होगी बच्चों जूल, ओके। अच्छा, बात करें सीजीएस सिस्टम की, दिस इज़ एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की बात करें
तो फोर्स की CGS यूनिट होगी डाइन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सेंटीमीटर, और CGS यूनिट उसके लिए वर्क के लिए अर्ग्स होगी, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। होमवर्क ये है, आपको एक सिंपल सा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग्स। वैसे अभी बता देता हूँ, आप इसको एस्टेब्लिश कर भी सकते हैं इजीली। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है, स्मॉल ई का यूज़ करते हैं वैसे। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स, ठीक है। सो आई होप समझ में आया आपको। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप मेरे पास में कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।